Okay, so hello everyone. Hope you are doing well and high no spirits. धर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है. So UPFA 2025 की नोटिफिकेशन आ गई है. You must be aware of it. And इस वीडियो में we are going to discuss the complete syllabus and strategy guide of EPFO 2025. ये वीडियो आपकी सिलेबस और स्ट्रेटेजी गाइड होनी चाहिए. देखिए यूपीएससी के पीटी की एग्जाम की तरह ईपीएफओ का भी सिलेबस है. एक एक लाइंस आपको बस दी गई है. ये आपका जो ओरिजिनल जो नोटिफिकेशन आया है वहां से हमने ये लिया है. एग्जैक्ट उन्होंने एक एक लाइन लिखा है बस. बट इसके अंदर कितना पढ़ना है, किसी टॉपिक से कितना पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन से एरियाज है जिन पे फोकस करने हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कौन से एरियाज पे फोकस करने हैं, पॉलिटी एंड इकोनॉमी में कौन से एरियाज है जहाँ से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, अकाउंटिंग एक ऐसा एरिया है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए न्यू होगा. ये आपके मोर और लेस आप इससे इंट्रोड्यूस तो होंगे राइट इस एरिया से. जैसे जनरल साइंस में आप कुछ चीजें जानते हैं, कंप्यूटर नॉलेज में कौन सा एरिया है जिसपे एंड सो ऑन सो फॉर, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया. सो इन जैसे सोशल सिक्योरिटी में कौन कौन से की एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. सो सिलेबस को डिकोड करेंगे एंड उसके बाद व्हाट आर द सोर्सेज टू रिफर, कौन से सोर्सेज किस. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो डिस्कशन के नीचे लिखते हैं कि अच्छा हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ूं, इकोनॉमी के लिए क्या पढ़ूं, सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या रिफर करो राइट. तो एक तो सिलेबस की मैपिंग नहीं पता है, सिलेबस की मैपिंग नहीं है, यानी सिलेबस बस बुलेट पॉइंट में दिया हुआ है कि ओके फॉर एग्जांपल इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स. अब इसमें क्या पढ़ना है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट है बट कितना पढ़ना है. सो सिलेबस की मैपिंग नहीं है. सो इस वीडियो में हम सिलेबस की मैपिंग करेंगे कि दीज आर द एरियाज जहाँ पे आपको फोकस करना ही करना है. एंड सेकेंडली आफ्टर मैपिंग द सिलेबस हम आपको सोर्सेज भी बताएंगे कि दीज आर द सोर्सेज जिसको आपको रिफर करना है. एंड आफ्टर दिस डिस्कशन मोस्ट लाइकली डे फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आपके जो की एरियाज है ईपीएफओ के, जैसे कि आपका जो जस्ट अ मोमेंट, लेबर लॉज हो गए राइट. जैसे कि लेबर लॉज हो गए, पहला तो ये हो गया. दूसरा सोशल सिक्योरिटी वाला एरिया, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा उसको कराएंगे क्योंकि दैट इंक्लूड्स योर करेंट अफेयर्स एज वेल. इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ये हम देख लेंगे इसमें. सो ये दो एरिया सोशल सिक्योरिटी और लेबर लॉ आपका कराएंगे. समय मिला तो आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कराएंगे. बट दो एरियाज जो है कि जो कौन कौन से, सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर लॉज. तो ये आपको हम यहाँ पे कवर करके देंगे. सो बेस्ट विशेस टू ऑल दोज हु आर आइंग फॉर दिस एग्जाम. आई वुड सजेस्ट कि एवरीवन जिन्होंने 2026 में आपका फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट प्री है यानी फर्स्ट अटेम्प्ट आपने यूपीएससी की दे दी है, दैट मीन्स योर फाउंडेशन इज डन. सो फर्स्ट अटेम्प्ट से और फर्स्ट अटेम्प्ट एंड बियॉन्ड वाले आप इस एग्जाम को फिल कर दीजिए, वेट मत कीजिए एंड इसको फिल कर दीजिए. और 30 इयर्स ये जनरल के लिए एज लिमिट है, इसके बियॉन्ड आप कैटेगरी वाइज अपना देख सकते हैं. सो हम स्टार्ट करेंगे. ब्रीफली हम वैकेंसी देख लेंगे कि वैकेंसी का स्नैपशॉट देख लेंगे और की डेट्स देख लेंगे. देखिए टोटल 230 पोस्ट्स के लिए एग्जाम लिया जा रहा है. दो कंबाइंड एग्जाम्स, दो एग्जाम्स है जिसको इस बार कंबाइन किया जा रहा है और बेसिकली कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है आपका. एक तो ईओ एओ का एग्जाम है जिसमें आपके 156 पोस्ट हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर. एंड दूसरा एपीएफसी का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर. सो इन दोनों को कंबाइन करके कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जा रहा है. 156 प्लस 74 वैकेंसीज हैं. विंडो ऑफ एप्लीकेशन ओपन है 29 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक डेट है आपकी. डू नॉट वेट फॉर द लास्ट, डू नॉट पोस्टपोन फॉर द लास्ट. लास्ट में सब कुछ लास्ट ही हो जाता है, वो लास्ट ही हो जाता है. तो जितनी जल्दी हो आप इसको फॉर्म फिल कर देंगे. एंड टेंटेटिव एग्जाम डेट जो है आपका 30 नवंबर को आपका एग्जाम है. ये
जनरली जो कैलेंडर में मेंशन्ड होता है यूपीएससी उसको फॉलो करती है. सो मान के चलिए कि योर एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 30 नवंबर. सो दिस इज वन, एक बहुत अच्छा एग्जाम है, एक अपॉर्चुनिटी है आपका. अभी से लेकर नवंबर तक पैक्ड है. जो टाइम आप वेस्ट करते आप यहाँ पे डिवोट कर सकते थे. आपके पास एक टारगेट है, राइट. एंड नवंबर से फ्री होने के बाद यू विल स्विच टू प्रीलिम्स 2026. एंड जब आप ईपीएफओ के लिए पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके यूपीएससी में काम आती हैं. एंड यूपीएससी में मोस्टली जितनी चीजें पढ़ी आपने वो ईपीएफओ में काम आती हैं. तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, कम्प्लीमेंट्री है, राइट. सो ऐसा नहीं सोचना है कि ये पढ़ूंगा तो वो छूट जाएगा, वो पढ़ूंगा तो ये छूट जाएगा. सो हमने वैकेंसी स्नैपशॉट्स देख ली. अब हम चलते हैं सिलेबस पे. तो जहां तक सिलेबस की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ईपीएफओ ने जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस देते हैं उसी तरह वन लाइनर्स ये दिया हुआ है न. कुल आपके 9 टॉपिक्स हैं सिलेबस में, 9 पिलर्स हैं. टॉपिक्स कह लीजिए, पिलर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे. 9 की एरियाज है जहाँ पे आपको फोकस करने हैं, बट इसका कोई एलाबोरेशन नहीं है. सो ब्रीफली हम देख लेते हैं कौन कौन से, देन हम चलेंगे एलाबोरेटेड मैपिंग की तरफ. सो पहला है जनरल इंग्लिश, देन आपका हिस्ट्री है, देन आपका इकोनॉमी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, जनरल साइंस है, राइट. इसके साथ जनरल साइंस के साथ वो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं. मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है, सोशल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक अकाउंटेंसी ऑडिटिंग आपसे पूछी जाती है, एंड करंट अफेयर्स है. ये जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हो रहा है, इसमें जो रिटन टेस्ट की मार्क है और इंटरव्यू की मार्क्स है, इसमें 75-25 का वेटेज होगा और जिसके बेसिस पे आपका मेरिट, फाइनल मेरिट इस रेशियो में बनेगी. जो रिटन टेस्ट है उसके 75% वेटेज होगी आपके मार्क्स की, एंड जो इंटरव्यू होगा उसका 25% वेटेज होगा. एक ही एग्जाम होगा, जो सीआरटी है आपका 30 नवंबर को एक ही एग्जाम होगा और ये एमसीक्यू बेस्ड होता है. कोई मेंस एग्जाम नहीं है, कोई रिटन नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है. इसके बाद सीधा आपका इंटरव्यू होता है एंड इस पे इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनती है. जो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है उसका 70% वेटेज है, इंटरव्यू में जो आपके मार्क्स है उसका 25% वेटेज है. सो अब हमने एक देख लिया कि ओके एक ब्रॉडर कंटूर्स दे दिया है यूपीएससी ने ईपीएफओ के लिए, बट ये ब्रॉडर कंटूर बहुत ओपन और वेग है. इसके अंदर की फीलिंग्स क्या है, राइट. हम इंडियन हिस्ट्री में इंडियन कल्चर, अब इसमें हम क्या पढ़ें. कॉन्स्टिट्यूशन 395 आर्टिकल्स हैं हमारे पास, हम पढ़े तो पढ़े क्या. तो इसके लिए हम चलते हैं सब्जेक्ट वाइज, हम सिलेबस मैपिंग करेंगे. और इस सिलेबस मैपिंग कैसे करेंगे, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको एनालाइज करके इंपॉर्टेंट एरियाज हमने फिल्टर किए जहां से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन किसी भी एरिया से इन्हीं टॉपिक से आ रहे हैं. तो इनको आपको प्रिपेयर, ये सबसे पहले आपको यहाँ पे जो सिलेबस मैपिंग कराई जा रही है और जो एरियाज आपको आउटलाइन करके दिए जा रहे हैं उनको कवर करना है. फिर आपको बाकी जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से जाना है. सो बात करें जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्या है. जनरल इंग्लिश में ईपीएफओ का ऑब्जेक्टिव है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना, वोकैब की अंडरस्टैंडिंग और इसके यूजेस की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना. ये 4 ऑब्जेक्टिव है. आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की क्या अंडरस्टैंडिंग है, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या समझते हैं, वोकैबुलरी कितनी समझ आती है, इन सब के यूजेस. ये 4 पिलर्स हैं जिसपे आपको ईपीएफओ जनरल इंग्लिश में टेस्ट करता है. तो आपको सिलेबस बहुत क्लियर होना चाहिए. सिलेबस क्लियर है तो आपका सिलेबस आपको डायरेक्शन देता है. आपकी जब दिशा क्लियर है तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेग नहीं होंगे, अनप्लान नहीं होंगे. कोई ऐसा एरिया नहीं होगा जो मेयरली आपसे रिफरल एफर्ट मांग रहा और आप उस पर 10 दिन दे दें, राइट. सो जरूरी है कि इंग्लिश में आपकी टेस्ट किस चीज की टेस्ट हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्ट हो रही है, ग्रामर, वोकैब यूजेस की हो रही है. व्हाट आर द की एरियाज. सबसे पहले आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे फोकस करेंगे. इडियम्स एंड फ्रेजेस है, स्पॉटिंग एरर्स जो निकालना होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन,
fill in the blanks and close test. So these are the area जहाँ पे EPFO में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं. Idioms and phrases, synonyms, antonyms एक कैटेगरी के हैं. Spotting errors and sentence improvement एक कैटेगरी के. Reading comprehension सेपरेट कैटेगरी है एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ये एरिया जब भी आप इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे इसको सबसे प्रायोरिटी में रखेंगे. इंडियन दूसरी टॉपिक जो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसमें ईपीएफओ का ऑब्जेक्टिव है कि आपकी जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, मूवमेंट्स हैं या फिर लीडर्स हैं, याद रखेंगे आप. पहला क्या होगा? इवेंट. इवेंट यानी सबसे की 1922 का जो सेशन हुआ था ये इवेंट हो गया. उसके बाद मूवमेंट्स, मूवमेंट्स में स्वदेशी मूवमेंट्स, ये मूवमेंट हो गया. लीडर्स यानी पर्सनालिटीज. सो ये तीन चीजें आपको समझनी है कि इवेंट पूछा जा रहा है यानी ईयर या फिर डेट या फिर कोई ऐसी बात हुई है वो पूछा जा रहा है. मोंटाग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म एक बड़ा इवेंट है. मूवमेंट पूछा जा रहा है, डिफरेंट मूवमेंट्स हुए हैं, पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं, फिर नेशनल मूवमेंट में स्वदेशी मूवमेंट हो गया, राइट, एक्सेट्रा एंड सो ऑन सो फोर्थ. लीडर्स यानी पर्सनालिटीज पे भी फोकस है. तो ये तीन पिलर्स हैं. कौन से एरियाज है जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं और जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम. तो सबसे पहला कौन सा है कि आपको 1857 का रिवॉल्ट पता होना चाहिए. यहाँ से आप इवेंट इसमें से निकालेंगे, पर्सनालिटीज पे फोकस करेंगे एंड तीसरा लीडर्स पे यानी पर्सनालिटी लीडर्स हो गए, इवेंट हो गए, इन सब पे फोकस करेंगे. नेशनली अर्ली नेशनलिस्ट फेज यानी 1857 से 1915 तक किस तरह से नेशनल मूवमेंट बिल्ड हुआ था. छोटे छोटे अलग अलग देश के अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे ग्रुप्स बनी थी, राइट. एंड फिर स्वदेशी मूवमेंट 1904-5 से लेकर ये 1915 तक, इसमें गदर वगैरह सब कुछ आ जाता है. फिर गांधीयन एरा 1915 to 1947 तक. उसके बाद डिफरेंट रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स देखेंगे आप. अगेन वुमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, ट्राइबल्स का क्या रोल्स था, दलित का क्या रोल्स था, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिफरेंट सेशंस और अलग अलग इंपॉर्टेंट सेशंस पे क्या मेजर रिजोल्यूशंस ले गए थे. ये आपको बेसिकली देखना है. यानी 1857 ऑनवर्ड से लेकर के 1947 तक का पूरा हिस्ट्री, स्पेशली नेशनल मूवमेंट का हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए. रोल ऑफ कांग्रेस पता होना चाहिए, कांग्रेस सेशंस पता होना चाहिए एंड मेजर रिजोल्यूशंस पता होना चाहिए. अब फ्रीडम में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के कंट्रीब्यूशन, वुमेन का कंट्रीब्यूशन, ट्राइबल का कंट्रीब्यूशन, दलित का कंट्रीब्यूशन, सो ऑन सो फोर्थ आपको पता होना चाहिए. हिस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है, इस एरिया को आप छोड़ नहीं सकते. सोर्स और कैसे अप्रोच करना है हम आगे डिस्कस करेंगे. तीसरा जो इशू है करेंट इवेंट्स ऑफ एंड डेवलपमेंटल इशू. इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव ईपीएफओ आपकी जो एग्जिस्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं उनकी क्या अवेयरनेस है एंड गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स है इससे रिलेटेड आपका क्या अवेयरनेस है, ये ईपीएफओ टेस्ट करना चाहती है. की एरियाज याद रखेंगे आप. लेबर वेलफेयर स्कीम जितने भी मिल सकते हैं सबको पढ़ना है. सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स देखना है. डिफरेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स है, पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, एसडीजीज हो गए. सो यहाँ से ये जो की एरियाज है जहाँ से करंट अफेयर्स में आपको एम्फसाइज करना है. इसके बाद फोर्थ पिलर्स पे आते हैं पॉलिटी एंड इकोनॉमी. अब पॉलिटी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स पता होना चाहिए. प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, ड्यूटी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसॉफिकल पार्ट है आपको पता होना चाहिए. एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बोथ एट सेंटर एंड स्टेट्स, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट. अगेन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, अब पार्लियामेंट की बात आती है तो स्टेट लेजिस्लेचर एंड गवर्नर की भी बात आएगी. सो तीनों जो थ्री पिलर्स हैं गवर्नमेंट के या फिर थ्री ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटर, इन तीनों पे आपको
इम्फोसाइज करना है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स में। उसके बाद ड्यूटीज हमें देख लिया, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, आप प्रोसीजर देखेंगे, स्पेशली प्रोसीजर पे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ रिसेंट के अमेंडमेंट पे यानी 100th अमेंडमेंट ऑनवर्ड आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एंड जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जितने भी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो पॉलिटी जब आप रिवाइज करते हैं तो ये आपको करना ही करना है, इनको छोड़ के आप नहीं जा सकते। जब इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी में क्या करना है, तो जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये आपको देखना है। टैक्सेशन है, टैक्सेशन में आपको ज्यादा इम्फेसिस जीएसटी पे करना है, ब्लैक मनी का कंसेप्ट, लेबर से रिलेटेड इकोनॉमी, एमएसएमईज के इकोनॉमिक्स आपको समझनी चाहिए कि स्कीम्स क्या गवर्नमेंट कर रही है, एमएसएमई का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, थ्रेशोल्ड क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इसके लिए क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द एरियाज दैट वी हैव फिल्टर्ड बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यूज, जो कि आपके लिए पूछे जाते हैं एंड आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट पिलर पे अगर आए तो जनरल अकाउंटिंग की बात करें तो इसकी ऑब्जेक्टिव यूपीएफओ या आप ये यूपीएससी इसके पीछे क्या टेस्ट करना चाहती है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल और अकाउंटिंग टर्म्स की, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चेक की जाती है। की एरियाज आपको जनरल अकाउंटिंग में क्या कौन से एरियाज पे फोकस करना, ये आपके एरियाज जो है से हर साल ये इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आते ही आते हैं। जैसे कि जर्नल एंट्रीज देखनी है आपको, लेजर पोस्टिंग देखनी है, ट्रायल बैलेंस देखना है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, फिनेंशियल रेशियोज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन सारी चीजों पे ये इंपॉर्टेंट पिलर्स है, यानी सबसे पहले हमको इनको प्रिपेयर करना है। ओके उसके बाद ही हम ये फ्रिंज एरियाज पे जाएंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, यहाँ पे जो जो पॉइंट्स है सबसे पहले उनको प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। दिस इज द नेक्स्ट पिलर्स, इंपॉर्टेंट एक्ट और टॉपिक जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। कोड ऑफ ऑन वेजेस एक्ट 2019 आपको पढ़ना है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 पढ़ना है, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, जैसे पीटी में भी सवाल आता है बट वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, पढ़ना है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ईपीएफ ईएसआई एक्ट पढ़ना है, ग्रेचुटी एक्ट, बोनस एक्ट, एंड रिसेंट जो 4 लेबर कोड रिफॉर्म्स थे उनको भी आपको पढ़ना है। सो दीज आर द एरियाज इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, पढ़ना ही पढ़ना है, कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट पिलर जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे चलते हैं। सो आपको बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको 6 to 10 तक की समझ आनी चाहिए। हेल्थ, डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस आप जनरल साइंस में देखते हैं, तो 6 से 10 तक बेसिकली इंक्लूडिंग बायोटेक आपको समझ में आना चाहिए। अगर कंप्यूटर नॉलेज में बात करें तो आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट, ईमेल, डिजिटल सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स है, डिजी लॉकर, उमंग एक्सेट्रा, अभी नहीं आएंगी और नहीं आई होंगी, उन सब पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इन एरियाज पे आपको फोकस करना है। अगेन जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें आपको अरिथमेटिक में परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस से सवाल आ रहा है, टाइम स्पीड से आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो आपको इन एरिया को सबसे पहले अरिथमेटिक में करना है। अगर रीजनिंग में देखें तो सीरीज से सवाल है, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स एंड सिलोजिज्म से सवाल है। तो जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो पहले इन चार एरिया इसको सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे सवाल ज्यादा आते हैं, मोर फ्रिक्वेंट आते हैं और ज्यादा नंबर में आते हैं। एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात आई तो टेबल, पाई चार्ट एंड बार डायग्राम पे हम फोकस करेंगे, राइट। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, दिस इज द आवर लास्ट पिलर है हमारा। तो आपको ईपीएफओ के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है, प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ और पीपीएफ में अंतर क्या है पता होना चाहिए, डिफरेंट पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना क्या है, डिफरेंस क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम एंड सोशल सिक्योरिटी कोड। दीज आर द एरिया जिस पे आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। अब हमने एक सिलेबस मैपिंग कर ली है। सिलेबस मैपिंग करने का मतलब है कि हमने यहाँ पे जो टॉपिक्स देखे हैं उनको तो बिल्कुल करके ही जाना और बहुत अच्छे तरीके से करना। पहला है कि
करना ही करना है। सो दीज आर नेसेसरी एंड बहुत अच्छे से करना है। सो दीज आर नेसेसरी बट किस तरह से, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड्स योर अटमोस्ट अटेंशन। आपको इसमें अपना अटमोस्ट अटेंशन भी देना है। सो हमने सिलेबस मैपिंग कर ली है ईपीएफओ की। जनरली स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है कि सिलेबस भी एक लाइन में लिख के निकल गए हैं, रिसोर्सेज का कुछ पता नहीं, तो क्या किया जाए। तो हम अभी देखेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप किसको रिफर कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश की बात आती है, नीतू सिंह मैम की आप किताब आती है, आप ले सकते हैं। एसपी बख्शी की किताब आती है, वो भी देख सकते हैं। वर्ड पावर में लीजिए आप, इसके अलावा रिफर कर सकते हैं। बट आई वुड से नीतू सिंह मैम की किताब देख लीजिए, एसपी बख्शी, दैट विल हेल्प। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपको एक ही किताब पढ़नी है, स्पेक्ट्रम, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ना एनसीईआरटी छूनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है। और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम के पीछे जो टेबल दिया हुआ है, वहां में स्पेशली जो कांग्रेस के सेशंस हैं, कांग्रेस के सेशंस, वहां से आप वो निकाल लेंगे, वहां से किस ईयर के सेशन कहाँ पे हुआ था, किस पर्सन ने लीड किया था, एंड क्या आउटकम या फिर क्या रिजोल्यूशन पास हुआ था, ये आप याद रखेंगे। एंड बिसाइड्स दैट 1857 से 1947 तक जो रिवॉल्ट के बाद से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हुए। 1885 में कांग्रेस बनती है एंड मॉडरेट्स का स्ट्रगल शुरू होता है। फिर 1905 से लेकर के जो एक्सट्रीमिस्ट्स का एंड मॉडरेट्स का टर्सल एंड ये उनका इवेंचुअली बाइफर्केशन डिवीजन होता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो जिस तरह से नेशनल मूवमेंट चार्ट आउट करता है, पैन आउट करता है, उस तरह से पूरे नेशनल मूवमेंट को हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो हिस्ट्री के लिए यही है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी मॉडर्न न्यू फलान चिलान ढंकान नहीं करनी है। आपको 500 किताबों की जगह एक किताब पढ़नी है, और उस एक किताब को 500 पार 500 तरीके से पढ़नी है, राइट। पॉलिटी के लिए देखिए सर, एक ही सोर्स है आपका, लक्ष्मीकांत एंड लक्ष्मीकांत। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं यूपीएफओ के लिए पॉलिटी कहीं और से पढ़ लेते हैं, 2-4 एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, 2-4 और स्टैंडर्ड बुक्स ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं। जो टॉपिक्स अभी ऊपर डिस्कस किए गए हैं वो सारे आपके लक्ष्मीकांत में कवर होते हैं, उनको यहाँ से कर लीजिए, दैट विल सफाइस। इकोनॉमी के लिए मैं कहूँगी कि श्री राम आईएएस के क्लास नोट्स बहुत बेहतरीन है। अगर आपको थोड़ी भी समझ है और वहां से आप इनके क्लास नोट्स, अगर आपने इकोनॉमी में आपको कहीं भी डाउट है तो आप श्री राम के क्लास नोट्स के नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए इकोनॉमी में हमेशा फंडामेंटल्स आपके चेक होते हैं, क्योंकि कोई इकोनॉमी में अगर एडवांस क्वेश्चन बनने लगे तो हम इकोनॉमिस्ट नहीं, हमसे क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, राइट। लेबर लॉज के लिए आप नितिन सिन्हा की किताब रिफर कर सकते हैं, दे आर गुड। अकाउंटिंग के लिए देखिए वहां पे हमने देखा था बेसिक अकाउंटिंग है, टीएस ग्रेवाल की बुक आती है, क्लास 11-12 लेवल तक की अकाउंटिंग हमें समझ में आनी चाहिए। करेंट अफेयर्स के लिए आप विजन की जो मंथली मैगजीन है उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अभी तक की करेंट अफेयर्स आपने पीटी 365 से पढ़ी होगी, उसको रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर बिल्ड करेंगे। योजना वगैरह की समरीज आती है जिसमें स्पेशली लेबर से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं उनको रिफर कर सकते हैं, बट दीज आर ऑप्शनल। पीआईबी योजना समरीज, दीज आर ऑप्शनल। You have to focus on one source, that is your current monthly magazine, विजन की आप जो भी रिफर करते हैं। उसके अलावा पीटी आपने पढ़ा है, पीटी 365 1 ईयर का, प्रीवियस 1 ईयर का, उसको गार्बेज में नहीं फेंकना है, उसको उस पर बिल्ड करना है, उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी के लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ईपीएफओ के ऑफिशियल साइट को फॉलो करना है, और लेबर मिनिस्ट्री के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, स्कीम्स आती है, उसको फॉलो करना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के लिए मैं कहूँगी आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर लीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए बहुत अच्छी बुक है। एंड अरिहंत की रीजनिंग आप ले सकते हैं, फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक 2 आता है, एक तो इसमें क्वांट, अरिहंत की 2 आती है किताब, एक तो इसमें क्वांट एंड रीजनिंग दोनों है, एक होती है कि सिर्फ रीजनिंग होती है। तो अगर आपने अरिहंत ले ली है जिसमें दोनों है, वेरी गुड। अदरवाइज आप आर.एस. अग्रवाल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कीजिए और अरिहंत से आप सिर्फ रीजनिंग कीजिए, बहुत अच्छा है ये इसका रीजनिंग का किताब, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एंड कंप्यूटर एंड साइंस के लिए आप लूसेंट का जीके रिफर कर सकते हैं,
एंड इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और एडवांस जाना है तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप अरिहंत की किताब आती है, वो भी देख सकते हैं। एंड बेसिक्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड उसके ऊपर से जैसे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का जो कंसेप्ट है, आप करेंट अफेयर्स से, जो कि आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, पीटी 365 पे बिल्ड कर रहे हैं। पीटी 365 प्लस, यानी प्लस का मतलब है कि इसके बाद जो जून की मैगजीन आई होगी, जुलाई की मैगजीन, अगस्त की मैगजीन, सितंबर एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो इस तरह से आप बिल्ड करेंगे। तो दीज आर द, ये आपकी सिलेबस मैपिंग हुई कि सिलेबस में ब्रॉडली सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है। उसके बाद आपके सोर्सेस क्लियर हुए कि किस सब्जेक्ट के लिए किस सोर्स को पढ़ना है। मैंने मोस्टली आपको कहीं कहीं जरूरत पड़ने पे अल्टरनेटिव दिया, अदरवाइज एक सोर्स के लिए, एक टॉपिक के लिए एक सोर्स, एक टॉपिक नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए एक सोर्स रखा। इकोनॉमी के लिए श्री राम के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बशर्ते आपको खुद से सेल्फ स्टडी करने आनी चाहिए और आप उनको समझ के और नोट्स निकालने आपके लिए बहुत फायदा होगा। सो दीज आर द थिंग्स जिसको आपको फॉलो करनी है। मोस्ट लाइकली, आई नॉट प्रॉमिस, मोस्ट लाइकली संडे इवनिंग से विल रिज्यूम योर क्लासेस फॉर ईपीएफओ। ज्यादा डिले हुआ देन हम इसको मंडे से स्टार्ट करेंगे, बट वी विल स्टार्ट इट वेरी सून। और बिसाइड्स दैट आपके जो मेंस के क्लासेस चल रहे हैं उनको फॉलो करिए। These are not limited to 20-25 people only. These are applicable to you also. जैसे अभी 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 हमारी क्लास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से आएगी पॉलिटी में। यहाँ पे जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है ऑर्डिनेंस का, उससे लेकर के एंड उसके बियॉन्ड, यानी इसके रेशनले क्या थे, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किस पर्पस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से हम एक्सर्प्ट्स निकालेंगे रेशनले का। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑर्डिनेंस का मिसयूज कैसे किया गया है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देंगे आपको। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स देखेंगे एंड सॉल्यूशन देखेंगे। तो बेसिकली ये जो मेंस के क्लासेस है, ये नाम के मेंस के, ये बिल्कुल आपके होलिस्टिक क्लासेस हैं जो एक टॉपिक को इकट्ठे कवर कर देते हैं। उनको फॉलो कीजिए, दीज आर फॉर योर गुड्स ओनली, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।